बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज शुरू कर चुके हैं और उसके हमारे नियरली 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप। उसका लेक्चर आपने देखा। आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है डेमोक्रेसी के ऊपर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ द मेजोरिटी है। इसे अरिस्टोटल ने जो है ना इसे बहुत ज्यादा कंडेम किया है। उसे इसने कहा कि ये रोल ऑफ द मॉब है। डेमोक्रेसी दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड है। डेमोस का मतलब होता है द पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है द रूल। मीन्स कि जो कंप्लीट इसका मतलब बनता है वो बनता है द रूल ऑफ द पीपल, मतलब अवाम की हुकूमत। अब मैंने आपको इसका लफ्जी मतलब बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या। देखो, ये एक अवाम की हुकूमत है, जिसे अवाम चलाती है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अब ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसे लोग खुद गवर्न करते हैं, उनके पास पावर होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है। वो अपने एक लेजिस्लेशन के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर एक रोल प्ले करते हैं ताकि वो लेजिस्लेशन करें, कानून बनाएं, कानून साजी करें असेंबली में बैठ के। और इसके अलावा जो कंट्री के अंदर जो भी इश्यूज पेश आते हैं या जितने भी मुल्क के अंदर गवर्निंग के जो रूल्स होते हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कहीं पे फुल डेमोक्रेसी है, कहीं पे सेमी है, कहीं पे प्सीडो है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फुल डेमोक्रेसी है क्या। फुल डेमोक्रेसी ये है कि मुकम्मल तौर पर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इन्फोर्स हो किसी भी स्टेट के अंदर। अब वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन जिन कंट्रीज के अंदर फुल डेमोक्रेसी कायम है। अब फुल डेमोक्रेटिक कंट्री एक तो यूके है, यूएसए है, और ये कंट्रीज हैं जहां पे मुकम्मल डेमोक्रेसी है। और सेमी डेमोक्रेसी भी किसी किसी मुल्कों के अंदर मौजूद है, जैसे इंडिया है, थाईलैंड है। और प्सीडो डेमोक्रेसी की मिसाल मैं दे सकता हूं कि जो अयूबी रिजीम थी डिक्टेटरशिप वाली, उसको आप कह सकते हैं कि वो वहां पे प्सीडो डेमोक्रेसी कायम थी। इसके अलावा जो वेस्टर्न यूरोप है वहां पे जो डेमोक्रेसी कायम है या कायम रही है उसको आप प्सीडो डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और इसकी काइंड्स हैं डिफरेंट किस्म की, वो भी आपको बताता चलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड पे लिखी हुई डेफिनेशन है ये आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोग जिसको रन करते हैं, रन बाय द सिटीजंस। अब ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो सिटीजंस होते हैं वो सम लेवल ऑफ पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं। क्या होती है? अब लोगों के हाथ में अथॉरिटी होती है, पावर होती है। वो क्या कर सकते हैं? वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है? इसको आप लेजिस्लेशन कह सकते हैं। लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जितने भी हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी कंट्रीज के अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज पेश आते हैं, जैसे अभी रिसेंट इशू पेश आया है गैंगरेप वाला, जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर एक्सीडेंट हुआ है। तो ये हुआ है कि इस पे एक कानून साजी होनी चाहिए, ताकि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसपे उसको पब्लिक जो ऐसा काम करेगा उसको पब्लिक हैंगिंग दी जाएगी, ताकि वो दोबारा इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो पेश ना आए। तो ये जिस तरह जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो इश्यूज होते हैं उनको जो लेजिस्लेशन होती है, जो उनके मसले को हल करने के लिए जो जो चीज़ें पेश की जाती हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या कानून लेजिस्लेशन की जाती है, एक्ट बनाए जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस बनाए जाते हैं, ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये इसमें डेमोक्रेसी का रोल है, क्योंकि इसमें लोगों से एक मशवरा तलब किया जाता है। लोगों से मशवरा किस तरह तलब किया जाता है? अब मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से समझना चाहूँगा। अब जो हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे
नेशनल लेवल पर जो एमएनएज हैं और प्रोविंशियल लेवल पर जो एमपीएज हैं, ये एक्चुअली अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मीन्स के वो जितने भी उस स्पेसिफिक एरिया आता है उसके अंदर जो लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक डेमोक्रेसी है, एक, क्योंकि वो अवाम की हुकूमत, क्योंकि अवाम ने उस एमएनए या एमपीए को सिलेक्ट किया है, लिहाजा इसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब देखो इसकी जो बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पे, ये डेमोक्रेसी बेस करती है। अब ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी है क्या। अब देखो जो राइट ऑफ इन्फ्रेंचाइज होता है, इसे हम राइट ऑफ वोट भी कहते हैं, राइट टू वोट भी कहते हैं, या विल ऑफ द पीपल भी आप कह सकते हैं। जो 18 ईयर प्लस जो बंदा हो जाता है, जो किसी भी कंट्री के अंदर वो वोट का हक रखता है, उसकी विल से गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब मैं आपको टाइप्स बताता हूं कि कितनी टाइप्स हैं डेमोक्रेसी की। अब डेमोक्रेसी की दो काइंड्स हैं, आप इसे टाइप्स भी कह सकते हैं, इसे आप काइंड्स भी कह सकते हैं। ये टाइप लिखा हुआ है। अब एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जब जो पीपल हैं वो डिसाइड करते हैं, अपने जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डिसाइडिंग पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली, इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब मिसाल क्या है इसकी? मिसाल है एंशिएंट एथेंस, जो सिटी स्टेट्स हुआ करती थी पहले एथेंस के अंदर, वो भी किसकी मिसाल है? उसमें रेफरेंडम हुआ करता था, लोगों से डायरेक्टली उनकी राय ली जाती थी। किसी भी बंदे को किसी भी मुल्क का सरबराह बनाने के लिए, किसी भी सोशल इशू को उन्होंने अगर जो है ना उस पे उसको सॉल्व करना होता था, तो वो रेफरेंडम कराया जाता था। अब स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंट जो कंटेम्परेरी जो स्टेट है वो इसी को बेस करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो स्विट्जरलैंड। इसकी 2 कैंटोनल असेंबलीज हैं स्विट्जरलैंड की, तो वो उसी के थ्रू रेफरेंडम कराया जाता है। वहां से ही सारा जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, जो कंट्री को गवर्न करने का प्रोसेस है, वहीं से किया जाता है। अब देखिए आगे है प्रीरिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसे एसेंशियल कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी डेमोक्रेसी को जो है ना कामयाब तरीन बना सकती हैं? अब देखें, एक तो स्ट्रक्चरल है, दूसरी इनफॉर्मल है। मतलब स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विजिट्स और इनफॉर्मल प्रीरिक्विजिट्स। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि जो मुल्क अगर किसी भी मुल्क को एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अगर आपने किसी भी मुल्क ने जो है ना कामयाब बनाना है, तो वहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब हर मुल्क के पास तकरीबन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक्सेप्शन है यूके की। यूके या इंग्लैंड जिसे कह सकते हैं, ब्रिटिश कह सकते हैं, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब अगला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब लोगों को जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसको फ्रॉम राइट टू वोट, ये उसके बेसिक राइट्स हैं, जो उसको राइट टू रिलीजन, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनको किसी भी स्टेट्स के अंदर अगर मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना देते हैं। अब आगे क्या है? स्ट्रॉन्ग मॉडर्न स्टेट। एक तो अनबाइस्ड होनी चाहिए स्टेट, और दूसरी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए, ताकि जो वहां पे लोग रहते हैं वो अमन से रहें और कोई भी जो है ना वायलेंस करने की कोशिश ना करे। अगर उनके रूल ऑफ लॉ होगा, वहां पे रूल्स स्ट्रिक्ट होंगे, तो एक इफेक्टिव उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो क्या होगा? मुल्क वो वहां की जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखो, जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो वो अपना जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, स्पीडी जस्टिस, वो उस आवाम को दे सकेगी, तो वो प्रोवाइड कर सकती है आवाम को जस्टिस। आगे है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ ये है कि कानून के सामने हर इंसान बराबर है, इसे आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आया कि वो पब्लिक ऑफिशियल है, वो पॉलिटिशियंस है, वो मिनिस्टर है, एक कॉमन इंसान है, अगर किसी भी कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ है तो वहां पे डेमोक्रेसी क्या है? वहां पे स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। आया फ्री मीडिया। मीडिया क्या है? उसको भी फ्री होना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि वो जितने भी मुल्क की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर सकें।
अगर उनको सप्रेस किया जाएगा तो वहाँ डेमोक्रेसी जो है ना वो मतलब एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, इवॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये थी एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स जो थी स्ट्रक्चरल प्रीरिक्विजिट्स। अब आगे है इनफॉर्मल प्रीरिक्विजिट्स। अब देखो एजुकेशन, लस्की ने कहा था कि एजुकेशन जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब एक इंसान एजुकेटेड होगा तो वो एक अच्छे इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा, जो उसको पता होगा कि ये हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल। तो एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। जब कैरेक्टर बिल्डिंग होगी तो वही लोग जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर बैठे होंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे, वो दो नंबरी नहीं करेंगे, वो ब्राइब नहीं लेंगे। लिहाजा एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल, इससे डेमोक्रेसी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आगे है विजिलेंस। अब मीडिया का रोल भी विजिलेंट होता है इंसान का, कि वो क्विक नजर रखते हैं, उनकी पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही रेफरेंट जो है ना वो जो अवाम जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उससे इलेक्ट होते हैं। अब विजिलेंट एक्टिव, हमारे जो सिटीजन हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, उसको गवर्नमेंट की तमाम तर एक्टिविटीज पर नजर रखनी है। अब सिविक सेंस, सिविक सेंस क्या है, इंटेलिजेंट होनी चाहिए आवाम के अंदर, विजडम होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। आगे है स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, ग्रॉस इनइक्वालिटीज, ये क्या करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर से रिमूव करना चाहिए, ताकि ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट्स क्या हो जो वो एस्टेब्लिश हो सके। अब आगे है हाउ डेमोक्रेसी ब्रिंग अ चेंज, डेमोक्रेसी किसी भी सोसाइटी के अंदर किस तरह तब्दीली ला सकती है। पहली बात तो ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ और रूल ऑफ लॉ आता है डेमोक्रेसी के थ्रू। दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिव और इफेक्टिव गवर्नेंस जो होती है वो इससे होती है। आगे नेशनल इंटीग्रेशन होती है, इससे अगर डेमोक्रेसी कायम होगी। लेस प्रोन टू वार होती है। सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वहाँ से सपोर्ट मिलती है अगर आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कायम है, जबकि जो डिक्टेटरशिप और मोनकी है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल नहीं होती। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। अब देखो हाउ डेमोक्रेसी ब्रिंग चेंज। अब डेमोक्रेसी इस तरह चेंज लाती है कि अब हर कंट्री को, हर सोसाइटी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ, जो किसी भी, आप देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फेडरेटिव यूनिट्स हैं, तो 18 अमेंडमेंट एक अच्छी अमेंडमेंट है जिसके थ्रू जो है ना हर आबादी के लिहाज से या उनके जियोग्राफिकल स्टेटस की वजह से उनको खुद ही क्या हुए, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज वो खुद अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी चीजें उनके अपने ही अंडर में हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डेमोक्रेसी पे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हाजिर होंगे। और मैं आपसे ये एक रहती है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये मैं आपको इसके बारे में लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।